अभी सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था। सविता जी पूजा में व्यस्त थीं। ध्रुव जल्दी ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अनवी का ध्यान बार बार आर्यमान की तरफ जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। पहले वह आर्यमान को सिर्फ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानती थी, एक ऐसा हिस्सा जिसे उसने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन समझा नहीं था। अब बात अलग थी। अब उसके मन में सवाल भी थे और चिंता भी। आर्यमान हमेशा की तरह शांत बैठकर चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी, जैसे दुनिया में कुछ भी हो जाए उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती। लेकिन अनवी अब इतना समझ चुकी थी, सबसे ज्यादा हलचल उसी के अंदर होती है। ये बस दिखाता नहीं। आज बाहर जा रहे हो? अनवी ने अचानक पूछा। आर्यमान ने सिर उठाया। हाँ। किस काम से? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। पुराने काम से। अनवी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे सारे काम पुराने ही क्यों होते हैं? इस बार सविता जी भी मुस्कुरा दी। आर्यमान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सहजता दिखाई दी। और यही छोटी सी बात अनवी को अजीब तरह से अच्छी लगी। करीब 1 घंटे बाद ध्रुव अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसके सामने करण बैठा था। टेबल पर कई फाइलें रखी थी। कुछ मिला? ध्रुव ने पूछा। करण ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अजीब चीज मिली है। क्या? आर्यमान का रिकॉर्ड। ध्रुव तुरंत सीधा बैठ गया। क्या निकला? करण ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। लगभग कुछ नहीं। ध्रुव की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? मतलब जितना ज्यादा खोज रहे हैं उतना कम मिल रहा है। कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। फिर करण बोला, उसके कॉलेज रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। पुरानी नौकरी के रिकॉर्ड्स गायब है। और कई जगहों पर उसका नाम तो है, लेकिन डिटेल्स नहीं है। ध्रुव धीरे धीरे फाइल पलटने लगा। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि सामान्य लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। किसी का पूरा अतीत हवा में गायब नहीं हो जाता। खोज जारी रखो। ध्रुव, करण ने गंभीर स्वर में कहा। अगर सामने वाला सच में पावरफुल हुआ तो? ध्रुव हल्का सा हंसा। तब तो और मजा आएगा। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। अब ये जिज्ञासा नहीं रह गई थी, ये चुनौती बन चुकी थी। उधर शहर के पुराने हिस्से में आर्यमान एक शांत कैफे में बैठा था। सामने महेंद्र प्रताप बैठे थे। कैफे में सामान्य भीड़ थी। लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कमरे के एक कोने में बैठकर देश की कई शक्तिशाली ताकतों से जुड़ी बातें हो रही हैं। दिल्ली से नया संदेश आया है। महेंद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा। दादाजी का? जी। टी। आर्यमान चुप रहा। उन्होंने कहा है कि परिषद के कुछ वरिष्ठ सदस्य सीधे आपसे मिलना चाहते हैं। अभी नहीं। जवाब तुरंत आया। महेंद्र प्रताप मुस्कुराए। मैंने यही सोचा था। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन हालात बदल रहे हैं। आर्यमान की नजर खिड़की के बाहर चली गई। सड़क पर लोग भाग रहे थे। गाड़ियां चल रही थी। सामान्य जिंदगी, जिसे वो बचाए रखना चाहता था। मुझे पता है। और शेखर? वो जल्दबाजी नहीं करेगा। महेंद्र प्रताप ने सिर हिलाया। सही, लेकिन उसके लोग कर सकते हैं। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि शेखर की सबसे बड़ी ताकत उसका नेटवर्क था। और नेटवर्क में हर आदमी शेखर जितना धैर्यवान नहीं होता। दोपहर, अनवी एक बुक स्टोर में थी। उसे पढ़ने का शौक था, और जब भी मन उलझा होता और किताबों के बीच कुछ समय बिताना पसंद करती थी। वह एक शेल्फ के सामने खड़ी किताबें देख रही थी। उसी समय उसकी नज़र सड़क के पार खड़ी एक काली एसयूवी पर गई। एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा। उसे पिछले दिन की बात याद आ गई। पीछा किया जाना, अजीब निगाहें, आर्यमान की चिंता। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने खुद को शांत किया। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, उसने मन ही मन कहा। फिर वापस किताबों की तरफ देखने लगी। उसे नहीं पता था कि एसयूवी के अंदर बैठे दो लोग सच में उसी पर नजर रख रहे थे। टारगेट अकेली है। एक आदमी ने धीमे स्वर में कहा। दूसरा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस नजर रखो। आदेश यही है। गाड़ी वहीं खड़ी रही, दूरी बनाकर, बिना कोई कदम उठाए। शाम।
आर्यमान घर लौटा तो उसने देखा कि अन्वी बालकनी में खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी। आसमान में बादल फिर इकट्ठा होने लगे थे। वो कुछ देर उसके पास खड़ा रहा, बिना कुछ बोले। फिर अन्वी ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आर्यमान ने उसकी तरफ देखा। किस बात का? किसी अपने को खोने का। सवाल सुनते ही उसके चेहरे की शांति कुछ पल के लिए बदल गई। बहुत हल्का, लेकिन साफ। उसने नजरें आसमान की तरफ कर ली। लगता है अन्वी चुप रही, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया था। कुछ सेकंड बाद आर्यमान बोला, और शायद यही सबसे बड़ा डर होता है। हवा और तेज हो गई। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, लेकिन पहली बार वह खामोशी असहज नहीं थी। उसमें एक अजीब सी समझ थी। एक ऐसा रिश्ता जो अभी शब्दों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे बन रहा था। उसी रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने फार्म हाउस में बैठक चल रही थी। शेखर रेड्डी शांत बैठा था। उसके सामने कई फाइलें खुली थी। एक आदमी अंदर आया और बोला, ध्रुव शर्मा की गतिविधियां बढ़ रही हैं। शेखर ने सिर उठाया। क्या कर रहा है? आर्यमान के बारे में जानकारी जुटा रहा है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर शेखर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दिलचस्प। क्या उसे रोका जाए? नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। कभी कभी लोगों को सच के करीब जाने देना चाहिए। कमरे में बैठे लोग चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे जब शेखर ऐसा कहता है तो उसके पीछे कोई बड़ी योजना होती है। और इस बार उस योजना में ध्रुव भी शामिल होने वाला था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। शर्मा हाउस के अधिकांश कमरे अंधेरे में डूब चुके थे, लेकिन ध्रुव के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। टेबल पर फाइलें फैली हुई थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर दर्जनों दस्तावेज खुले हुए थे। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार एक ही काम कर रहा था, आर्यमान के बारे में जानकारी जुटाना। लेकिन जितना वह खोजता, उतना ही उलझता जाता। सामान्य इंसान के जीवन में कुछ न कुछ निशान जरूर होते हैं। दोस्त, पुरानी तस्वीरें, सोशल मीडिया, पुराने सहकर्मी। लेकिन आर्यमान के मामले में सब कुछ अधूरा था, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर उसके अतीत को धुंधला कर दिया। ध्रुव ने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले उसे लगता था कि वह सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वह किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। और इंसान की फितरत होती है बंद दरवाजों के पीछे झांकने की। उधर उसी समय आर्यमान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। रात की हवा ठंडी थी। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें दूर कहीं खोई हुई थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं तेजी से बदल रही थी। शेखर सक्रिय था। परिषद के अंदर गद्दार मौजूद था। और अब अन्वी भी इस खेल की परछाइयों को महसूस करने लगी थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि वह खुद खतरे का सामना कर सकता था, लेकिन अपने लोगों को नहीं। उसने जेब से फोन निकाला। एक सिक्योर लाइन पर कॉल लगाया। कॉल तुरंत उठ गई। जी, यंग मास्टर, अन्वी की सुरक्षा। 4 लोगों की टीम निगरानी कर रही है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, ध्रुव शर्मा भी नजर में है। आर्यमान की आंखें हल्की सिकुड़ी। क्यों? वह लगातार जानकारी जुटा रहा है। आर्यमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसे रोकना मत। लेकिन वह परिवार है। जवाब छोटा था, लेकिन स्पष्ट। फोन कट गया। आर्यमान कुछ देर तक अंधेरे में खड़ा रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि ध्रुव की जिज्ञासा भविष्य में कितनी बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन अभी वह उसे दुश्मन नहीं मानता था। अगली सुबह अन्वी जल्दी उठ गई। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की शांति दिखाई दे रही थी, शायद कल रात की बातचीत की वजह से। आर्यमान अब भी रहस्य था, लेकिन पहली बार उसे लगा था कि उस रहस्य के पीछे कोई बुरा इंसान नहीं है, बस बहुत अकेला इंसान है। वह नीचे किचन पहुंची तो देखा कि आर्यमान पहले से वहां मौजूद था। वह चाय बना रहा था। आज फिर इतनी जल्दी? अन्वी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यमान ने उसकी तरफ देखा। नींद जल्दी खुल गई, या फिर सोई ही नहीं। इस बार आर्यमान हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें हर बात का शक क्यों होता है?
क्योंकि तुम हर बात छुपाते हो। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। फिर पहली बार दोनों हल्के से हंस पड़े। बहुत छोटी बात थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनके बीच ऐसा पल शायद पहली बार आया था। और रिश्ते अक्सर बड़ी घटनाओं से नहीं, ऐसे छोटे पलों से बदलते हैं। दोपहर, दिल्ली। वीरेंद्र राठौर अपने निजी कार्यालय में बैठे थे। कमरे में सिर्फ महेंद्र प्रताप मौजूद थे। टेबल पर कई रिपोर्ट्स रखी थी। वीरेंद्र ने एक फाइल बंद की। शेखर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महेंद्र प्रताप ने सिर हिलाया। जी। और परिषद? ऊपर से शांत है। ऊपर से वीरेंद्र धीमे स्वर में बोले। फिर कुछ सेकंड चुप रहे। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। महेंद्र प्रताप समझ गए, जब कोई संगठन ऊपर से बहुत शांत दिखे तो अक्सर अंदर कुछ बड़ा चल रहा होता है। वीरेंद्र खिड़की की तरफ देखने लगे। आर्यमान अभी भी वापस नहीं आएगा। आपको कैसे यकीन है? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्योंकि मैं उसे जानता हूं। वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसे लगेगा कि उसके कारण किसी अपने को खतरा हो सकता है। कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन जल्द ही उसे चुनना पड़ेगा। उधर शहर के एक दूसरे हिस्से में ध्रुव की मुलाकात एक पुराने संपर्क से हुई। वह आदमी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के काम में था। दोनों एक शांत रेस्टोरेंट में बैठे थे। मुझे एक आदमी के बारे में सब कुछ चाहिए, ध्रुव ने कहा। नाम? आर्यमान सिंह। आदमी ने नोटबुक खोली। कितने समय में? जितना जल्दी हो सके। आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अगर सामने वाला सामान्य हुआ तो आसान होगा, और अगर नहीं हुआ? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। तो मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे। ध्रुव भी मुस्कुराया। पैसों की चिंता मत करो। दोनों उठकर अलग हो गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था, रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में बैठा एक आदमी उनकी पूरी बातचीत सुन चुका था। उसने धीरे से फोन डाला, एक छोटा संदेश टाइप किया। ध्रुव ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है। संदेश भेज दिया गया, और कुछ ही सेकंड बाद वह सूचना आर्यमान तक पहुंचने वाली थी। उसी शाम आर्यमान अपने कमरे में बैठा था। फोन की स्क्रीन पर वही संदेश चमक रहा था। वह कुछ देर उसे देखता रहा, फिर फोन लॉक कर दिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस गहरी सोच। क्योंकि समस्या ये नहीं थी कि ध्रुव सच जानना चाहता था। समस्या ये थी कि सच के जितना करीब हो जाएगा, उतना ही खतरे के करीब भी पहुंच जाएगा। और इस समय आर्यमान के आसपास खतरे कम नहीं हो रहे थे, वे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे, चुपचाप, बिल्कुल उसी तरह जैसे तूफान आने से पहले आसमान बदलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।